उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। ज़मीं पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। नमस्कार जोहार, मैं तेजस्वी झा और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युव दर्शन में। दोस्तों, आज मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत जिन पंक्तियों से की है, वो पंक्तियों को सुनकर ज़रूर ही आपके अंदर आशा और विश्वास भर चुका होगा। और सिर्फ आप में ही नहीं बल्कि हम भी आशा और विश्वास से भर चुके हैं। आशा अपने समाज को बदलने की और विश्वास अपने देश के भाग्योदय की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की। तो और ये जो पंक्तियां हैं वो कोई साधारण पंक्तियां नहीं है, बल्कि यह है एनएसएस का लक्ष्य गीत। एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना यानी नेशनल सर्विस स्कीम। दोस्तों, हम सभी जानते कि भारत युवाओं का देश है और यहाँ पर हमें कदम कदम पर विविधताएं देखने को मिल जाती है। हम जानते कि हर एक कदम पे हमें यहाँ पर अलग ही अलग कल्चर से रूबरू होने का मौका मिलता है, पर ये एक अवसर होता है जो हमें विरले ही मिलता है कि हम इन कल्चर्स के बीच में रहकर इन विविधताओं को महसूस कर सके। और हमारा जो ये एनएसएस है हमें ऐसा ही अवसर प्रदान करता है एक समुदाय के साथ काम करने का, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का और इन विविधताओं को महसूस करने का। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि एनएसएस और एनएसएस के द्वारा समुदाय सेवा की ओर युवाओं के बढ़ते कदम। और इस चर्चा में हमने आमंत्रित किया है अपनी दो युवा प्रतिभाओं को, जो कि एनएसएस के वॉलंटियर भी है और साथ ही साथ ये दोनों नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के कैंप में भी हिस्सा ले चुके हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने इन दो युवा प्रतिभाओं का परिचय लेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर आनंद और मैं डोरंडा कॉलेज से एनएसएस वॉलंटियर हूं। नमस्कार जोहार, मेरा नाम आकाश कुमार दुबे, मैं संत जेवियर्स कॉलेज से एनएसएस वॉलंटियर हूं। आप हमारे युवा मित्रों को बताइए कि एनएसएस क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है। जो एनएसएस है, इसका जो उद्देश्य है, हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हम समाज के लिए काम करते हैं। जो चीज़ हम अपने कॉलेज या स्कूल में सीखते हैं उस चीज़ को हम सोसाइटी में, समाज के जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं तो किन्हीं कारण बस उनको एक माहौल नहीं मिल पाता है, तो उनको हम लोग उनके साथ जाते हैं, अपनी ज्ञान को साझा करते हैं। हम बढ़े, जैसे भी आपने बताया कि हम बढ़े जग बढ़ेगा अपने आप साथियों, हमें बढ़ना है और समाज को आगे बढ़ाना है। यानी कि हमें स्वयं से पहले आपके सिद्धांत पर चलना है, जैसा कि एनएसएस का मोटो भी है कि नॉट मी बट यू। और जैसा कि आकाश, ऐसा होता है कि एनएसएस से पहले भी कई योजनाएं थी जो कि समुदाय की सेवा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये बताइए कि एनएसएस की शुरुआत क्यों की गई। एनएसएस को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को सोसाइटी से मतलब लगाव नहीं होता उस समय तक, क्योंकि 11-12 जस्ट क्रॉस किए हुए रहते हैं। तो उस समय तक हमको सोसाइटी से मतलब नहीं रहता कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज सेवा के साथ साथ अपना व्यक्तित्व विकास भी अच्छे से हो। और इसका जो स्थापना हुआ था 1969 24 सितंबर में हुआ था, जो कि 100वीं जयंती थी, गांधी जी की 100वीं जयंती थी। कभी कभी होता है कि मैं भी जब कॉलेज में थी तो मुझे एनएसएस के बारे में मैं देखती थी, वहाँ पे ऑफिस भी बने होते थे मेरे कॉलेज में, तो मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ क्या होता है, इसको मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। मुझे मन तो करता था कि मैं भी इसे ज्वाइन करूँ। इसी तरह से कई युवा होते कि ज्वाइन तो करना चाहते पर पता नहीं चलता है कि वो कर सकते कि नहीं और किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए। तो आप इसके बारे में हमारे युवाओं को क्या कहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एनएसएस में जुड़ना चाहते हैं और जब अपने कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हर एक कॉलेज में यूनिट बाय होता है। यूनिट बाय यूनिट हमारे प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ के जो टीचर होते हैं उनको कार्यक्रम अधिकारी बनाया जाता है। तो वो जब एडमिशन लेते हैं तो अपने जब टीचर से मिले कि सर मुझे एनएसएस ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म जमा करिए। उसके बाद फिर मतलब हर कोई स्टूडेंट जो 11-12 हैं वो भी जुड़ सकते हैं अपने उनके कॉलेज में। हर एक इस भारत देश में जितने भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, +2 का स्कूल जो है, हर कोई जुड़ सकता है। तो वहाँ पे जुड़ के वो काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो बहुत मतलब, लेकिन आप बाकियों को बोलिए कि जुड़े और काम करें। बिल्कुल, यानी कि सभी को इसमें जुड़ना चाहिए और ये 11 क्लास से ही इसमें हम जुड़ सकते हैं। 11 से लेकर फिर ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद भी पीजी करते हैं आप तो भी जुड़ सकते हैं, आप बीएड कर रहे हैं तो भी जुड़ सकते हैं आप। अच्छा जी, यानी कि हम युवाओं को ये बहुत ही बृहद समय प्रदान करता है कि हम यहाँ पे जुड़े और अपना व्यक्तित्व को निखार करें किसी भी समय पे। और आकाश, जैसा कि मैं जानती हूँ कि
एनएसएस जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनका प्राइड होता है उनका एनएसएस का बैच, तो ये एनएसएस का बैच उनका प्राइड क्यों होता है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा जो एनएसएस का जो बैच है वो कोणार्क टेम्पल जो है ना उड़ीसा जी, में जी। स्थित, उसका बिल्कुल। पहिया है, व्हील है, ठीक है। तो वो जो मतलब इसमें 3 कलर होता है मेनली, रेड, लाल, वाइट और स्काई ब्लू। जी जो रेड कलर होता है हम लोग का ऊर्जा दिखाता है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग पूरा एनर्जेटिक हैं, हम लोग 24 आवर्स मतलब काम करने के लिए रेडी रहते हैं, आप खाली बोलने का आपको दे रहे हैं। और दूसरा जो होता है ब्लू कलर, वो पूरा ब्रह्मांड को डिनोट करता है, बताता है। अच्छा। ब्रह्मांड में हम लोग बहुत एक छोटा सा इकाई है जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। और जो वाइट है, जो सफ़ेद कलर है, जो सफ़ेद कलर है वो शांति को बताता है, हम लोग कितने शांति तरीके से किसी भी काम को कर सकते हैं। और उसमें 8 तिलियां होती है, जो कि कोणार्क जो मंदिर होती है उसकी जो पहिया है उसमें 8 व्हील है, पहिया है। जी। तो वो जो 8 पहिया है, हर एक व्हील एक पहर को बताता है, एक पहर मतलब 3 घंटे। 3 घंटे। तो उसमें 8 व्हील है, मतलब 8 into 3 मतलब 20 एक दिन को पूरा कंप्लीट बताता है। वो 24 दिन को बताता है कि हम लोग पूरा 24 आवर्स हम लोग काम कर सकते हैं। जैसा दिवाकर जी, मैं जानती हूँ कि एनएसएस में कैंप होते हैं जो कि एनएसएस का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, तो ये कैंप कैसे होते हैं और ये कितने तरह के कैंप होते हैं? जो कैंप होता है पहले तो यूनिट कैंप होता है, जो हम लोग एक जैसा ये बता रहे थे आपको कि सोसाइटी में काम करना होता है, तो हम लोग सोसाइटी में काम तो हमेशा करते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। एक विशेष शिविर होता है जो 7 दिन का कैंप होता है, वो यूनिट बैच होता है। उनका जो यूनिट होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जितने भी आपके कॉलेज में यूनिट हैं, तो वो यूनिट जो है वो कैंप करवाते हैं, किसी एक गाँव को गोद लेते हैं और उस गांव को गोद लेने के बाद उस गांव में जाते हैं, वहाँ 7 दिन का कैंप करते हैं। उस गांव को हम लोग सर्वे करते हैं कि इस गांव में कितने आबादी हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, कि कितने लोग नशा करते हैं, कितने नशा नहीं करते हैं, उनका अच्छा। रोजगार क्या है, मतलब हम उनका सारा चीज़ निचोड़ निकालते हैं। निचोड़ निकालने के बाद हम इस जो इनका जो फीडबैक निकलता है, वहाँ जो रिपोर्ट बनता है, हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, अपने कॉलेज में प्रिंसिपल को देते हैं, प्रिंसिपल फिर जो वहाँ के डीसी होते हैं, डीसी को देते हैं, फिर डीसी गवर्नमेंट को भेजती है, फिर उनका वहाँ पे जो भी उनकी समस्याएं का निदान किया जाता है। उसके बाद फिर आता है जब नेशनल कैंप आता है। लेकिन जब तक आप यूनिट का स्पेशल कैंप आप नहीं करेंगे, तब तक आप नेशनल कैंप नहीं जा सकते। यानी कि पहले हमें यूनिट का कैंप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नेशनल कैंप में जा नेशनल सकते हैं। स्टेट जो भी आपका कैंप होता है तभी आप जा पाएंगे। लेकिन अच्छा। सबसे पहले आपको अपना स्पेशल कैंप करना होता है। इसमें बहुत तरह का, जैसे स्पेशल कैंप हो गया, फिर आपका स्टेट कैंप हो गया, फिर नेशनल कैंप इसमें बहुत तरह के आते हैं। आपका फिर पहला तो NIC कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर। विभिन्न राज्यों के लोग आते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, उनकी कल्चर को हम जानते हैं, हम हमारी कल्चर वो जानते हैं, उनकी भाषा को हम जानते हैं, वो हमारी भाषा जानते हैं। मतलब कि आप जब नेशनल कैंप जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम 2 भाई बिछड़ चुके थे और आज हम लोग मिले हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक छोटा भारत कह सकते हैं जी, यहाँ पर। वहाँ पे हम लोग मिनी इंडिया मिलते हैं, विभिन्न राज्यों के लोग आते हैं और हम वहाँ पे ऐसा मिलते हैं जब, और ये हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो गया। फिर एडवेंचर कैंप आता है, इसमें आपको पहाड़ पे तैरना, पहाड़ पे चलना, फिर नदी में तैरना सिखाया जाता है। फिर आपका 26 जनवरी जो हमारा राजपथ पे अभी कर्तव्य पथ हो गया, कर्तव्य पथ में आपको वहाँ पे देश के पूरे 42 लाख वॉलंटियर्स में से आपके 200 वॉलंटियर राजपथ पे कर्तव्य पथ पे जाते हैं और परेड करते हैं 26 जनवरी में 1 महीना रहकर। उसमें बहुत ही, फिर इसमें आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव आता है, जो पूरे देश के युवा आते हैं और वहाँ पे मिलते हैं, अपनी कला संस्कृति को दिखाते हैं। मतलब आप जब कैंप जाते हैं, नेशनल कैंप, और जब वहाँ से आप जो लौटते हैं, तो मैं अधिकतर को देखा, मैं भी कई बार मैं रो गया, क्योंकि जब आप वहाँ से, एक होता है ना कि जब भाई से बिछड़ गया, फिर दोबारा मिले और फिर से बिछड़ रहे हैं अपने परिवार से, तो बहुत ही वो भावुक पल होता है। इसके अलावा एडवेंचर कैंप भी होते हैं। हाँ, एडवेंचर कैंप जो होती है वो नॉर्थ हिमालय की तरफ होती है। अच्छा। अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, वहाँ पे होती है। ट्रैकिंग होता है जिसमें 1500 वॉलंटियर्स लोग जाते हैं। मतलब किसी कॉलेज में मान लेते हैं कि 300 वॉलंटियर्स है, तो उसका 50% लोग को मौका दिया जाता है कि आप तुम लोग चले जाओ। जी, जैसे कि दिवाकर, आप नेशनल कैंप में भी जा चुके हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कि आप कहाँ पर गए थे और आपका अनुभव कैसा रहा था नेशनल कैंप में? मैं सबसे जो बहुत ही भावुक पल था वो जब हम जयपुर गए थे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और लगभग वहाँ 15 राज्यों के युवा आए थे, NSS वॉलंटियर आए थे।
वहाँ पे एक जो बहुत सारा होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़, वहाँ पे कोई ये मतलब देखने जाता है, ओनली वॉलंटियर्स। हम एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस का परिवार हैं, और किसी भी प्रकार का वहाँ पे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार और मतलब बहुत सारे फैमिलीज़ को लगता है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो पता नहीं वहाँ पे क्या रहे, कैसे रहेंगे कैसे नहीं। उनकी सरकार पूरी सुरक्षा करती है, उनकी जो हमारा भारत सरकार खेल मंत्रालय है वो पूरी उनकी व्यवस्था करती है, अच्छे से व्यवस्था करती है, हर चीज़ की सुरक्षा करती है। और सबसे बड़ा मैं जो बेनिफिट बताता हूँ नेशनल कैंप करने का क्या होता है कि आप यहाँ पे कैंप किए, आप जब कोई अदर राज्य गए कैंप करने के लिए, तो जब कभी स्टूडेंट्स का, जब हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग एक दूसरे राज्य से हमेशा कनेक्ट होते हैं। कभी होता है कि एग्जाम आपका पड़ गया, तो आप दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, आपको सेंटर दे दिया, तो उस सिचुएशन में हम उनको फ़ोन करते हैं, भाई मेरा एग्ज़ाम जो है असम में पड़ गया है, तो फिर मेरा एग्ज़ाम आपका राजस्थान में पड़ गया, तो मैं आ रहा हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे आप व्यवस्था कर दो। तो वो तुरंत, हाँ दिवाकर आप आ जाओ, मैं आपकी व्यवस्था सारा कर देता हूँ। वो लोकेशन बताता है कि हाँ इस जगह पे आपका सेंटर है, आपको ऐसे जाना है, वो साथ में आते भी हैं और लेके चले जाते हैं। तो ये एनएसएस का बहुत ही बड़ा मतलब बेनिफिट्स होता है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप दूसरे परिवार को फ़ोन करते हैं, वो फटाफट अपने 4-5 वॉलंटियर साथ में रेडी रहते हैं। ये तो एनएसएस का एक तरह से कहे तो वॉलंटियर्स में जुड़ाव है कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन एक परिवार की तरह एक दूसरे की हम एक दूसरे की मदद करते हैं, सराहना करते हैं। आकाश, आपने शायद प्री आरडी कैंप में भी आपने हिस्सा लिया है जो कि स्टेट लेवल का था, तो इसके बारे में अपना अनुभव बताइए हमें कुछ। ये इस यहाँ मतलब बहुत जाना तो बहुत मुश्किल है। कॉलेजेस में मतलब 15 वॉलंटियर, मतलब 7 लड़के और 7 लड़की और एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या ऑफिसर रहते हैं, तो वो लोग जाते हैं। तो वहाँ पे पहला होता है कि परेड आपको आना चाहिए। तो वो मुझे मतलब सपोर्ट, मेरे फ्रेंड लोग, सपोर्ट लोग जो एनसीसी के बंदे लोग हैं, वो लोग भी सपोर्ट किए, सिखाएं परेड कैसे करना है। साथ ही साथ आपका स्टेमिना भी होना चाहिए। 1.6 किलोमीटर जो है वो आपको 10 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक। उसके थ्रू ही आपके जाने का रास्ता खुलती है। साथ ही साथ आपको कल्चरल टैलेंट होना चाहिए, जैसे झारखंड के कल्चरल डांस। तो एक मैं अपना अनुभव आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, कल्चरल डांस मेरे को आता नहीं था। फिर भी जितने भी मतलब वॉलंटियर्स लोग एनएसएस के, वो लोग काफ़ी मेरे को मोटिवेट किए कि आप जाके करो डांस, ये करो, आप आरडी कैंप तक जाके। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया आगे जाने के लिए। आरडी कैंप में हो सकता है अगर मेरे को कल्चरल डांस नहीं आता तो मैं प्री आरडी कैंप तक नहीं जा पाता। अच्छा, यानी कि एक तरह से आपको अपना कल्चरल डांस नहीं आता था, पर इसी बहाने, एनएसएस के बहाने ही आपने अपने कल्चर को और सीखा, यहाँ की जो सांस्कृतिक नृत्य होता है उसे सीखा, और आप हारे नहीं, आपने हर चुनौतियों का सामना किया और आप प्री आरडी कैंप तक गए। जी बिल्कुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हमारे एनएसएस में कई तरह की गतिविधियाँ भी होती है, ठीक है। तो सिर्फ कैंप ही यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी एनएसएस कई तरह के कार्य करते हैं, तो इसके बारे में बताइए। जो जैसे कि जो एनएसएस है, हम जो कार्य करते हैं तो उस कार्य का जो बेनिफिट्स है, जब आप एडमिशन, आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, मतलब आप 12th पास किए हैं, फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले जा रहे हैं, ग्रेजुएशन अगर आप कर लिए हैं, पीजी में एडमिशन ले जा रहे हैं, पीजी करके आप अगर बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उस जगह पे 5 पॉइंट इसका मार्क्स मिलता है। आपका अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 5% आपको एडमिशन में बेनिफिट्स देगा। जब आप किसी चीज़ में जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप उस जगह पे आपका ये काम आ जाता है। सच में ये मतलब कि एक अचानक से कहते हैं ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो यूं ही ज़ाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे हमें जाकर उसका बेनिफिट्स मिलता है। एनएसएस और क्या क्या काम करती है? एनएसएस जो, जैसे देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग अभी सोसाइटी में, अभी हम लोग हर संडे को हम लोग यहाँ पे रांची में एक गाँव को गोद लिए हैं, तो वहाँ पे जाते हैं हर संडे। जो गांव में हम लोग बताते हैं कि कोविड के टाइम में जो स्थिति आई थी देश में, तो उस वक्त हमारे जो देश के बच्चे थे सबसे ज़्यादा शिक्षा पे इसका दुष्प्रभाव पड़ा था। तो हम लोगों ने एक अपना टीम बनाया। हमारे एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने सर ने एक कार्यक्रम उसका तैयारी किया, हंसी आओ कुछ नया सीखें। यूनिसेफ के साथ हम लोगों ने जुड़कर काम किया और गाँव में हम लोग जितना हम लोग अलग अलग गाँव को गोद लिया, वहाँ के बच्चों को हम लोग एक सर्वे किया कि हमने हम और फलक फातिमा, जैसे कि इस बार उनको भी इस बार राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। इस बार इन्हें हम राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर का अवार्ड मिला। और ये जो अवार्ड है देश में सिर्फ 30 वॉलंटियर को मिलता है, जिसमें रांची यूनिवर्सिटी से पहली बार इतिहास में फलक को मिला। आपने वृक्षारोपण किया, रक्तदान भी किया, पोक्सो एक्ट तथा जेंडर सेंसिटाइजेशन पर जागृति जगाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया इत्यादि सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाई। श्री निखिल कामती
एनएसएस स्वयंसेवक करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर झारखंड। आपने जरूरतमंदों को भोजन तथा कपड़े वितरित करके संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। आप विभिन्न सरकारी लोक हितकारी योजनाओं की अलख जगाते रहे, जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना इत्यादि। आकाश, इसके अलावा भी तो एनएसएस कई कार्य करती है, जैसे कि ब्लड डोनेशन हो गया बिल्कुल। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे भी कई काम करते हैं। तो इसके बारे में और बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं। देखिए, एनएसएस सिर्फ ब्लड डोनेशन, फूड डोनेशन ये सभी नहीं करती है। साथ ही साथ जैसे दिवाकर जी ने बताया हाँ। कि बच्चों को हम लोग किसी एक पार्टिकुलर गांव को गोद लेते हैं और वहाँ के बच्चों को शिक्षित करते हैं। मान लेते हैं किसी को कुछ इशू आ रहा है पढ़ने लिखने में, पेन पेपर घट रहा है, स्टेशनरी आइटम डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने कॉलेजेस में वैक्सीनेशन ड्राइव का भी आयोजन किए थे, अच्छा। जो 3 दिवसीय था, जिसमें हम लोग 1000 प्लस व्यक्तियों को ये वैक्सीनेट किए थे, करवाए थे सदर हॉस्पिटल के हेल्प से। अच्छा। और साथ साथ हम लोग एनवायरनमेंट को भी लेके हम लोग काम करते हैं। तो जैसे ये जो वैक्सीनेशन आप लोग करवाते हैं, हम्म, तो इसमें मतलब कि आप सभी तो युवा हैं और ऐसे युवाओं के ऊपर एक अचानक से इतने सारे बड़े बुजुर्ग बच्चों सबको वैक्सीनेशन कराना या फिर ब्लड डोनेशन कराना, ये सब तो बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी का काम हो जाता है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को कैसे करते हैं, इन सबको मैनेज कैसे करते हैं? ये सब को मैनेज करने के हम लोग के पास मतलब कोर कमेटी होती है, उसमें मतलब अच्छा। 5-7 मेंबर्स लोग होते हैं जो कि लीड करते हैं। उसके अंदर में 300 वॉलेंटियर्स लोग भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सबको ये मतलब बताते हैं कि तुम ये काम करेगा, तुम रजिस्ट्रेशन डेस्क संभालेंगे, कोई क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, कोई डॉक्टर लोग के साथ रह के उन लोग को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, किसी अच्छा। प्रकार का उन लोग को इशू आ रहा है तो वो सब वैसे करते हैं हम लोग। यानी कि एक तरह से हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनकर बिना डरे बिल्कुल हर चीज़ों का एक दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें हमारे अभिभावक जो होते हैं जुड़ने नहीं देते, कहते कि बच्चे तुम्हारी पढ़ाई पर असर होगा, या फिर हाँ, कभी कभी हमारी सुरक्षा के अभाव को लेकर भी पेरेंट्स हमें इन सब चीज़ों में जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सच में ये सब पढ़ाई पे हमारे असर करती है? देखिए, इस पढ़ाई पे असर इसका जो है बिल्कुल नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि पढ़ाई में आपको सपोर्ट करता है कि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई नहीं जानते हैं, आपको फिर एनएसएस में जुड़ने से आप बहुत सारा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, टीम को मैनेज करते हैं आपके, फिर आप बहुत सारा वर्क करते हैं। तो आपको जो प्रिंसिपल होते हैं, यहाँ तक कि वीसी होते हैं, आपके एनएसएस के कोऑर्डिनेटर, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, आपको सब लोग आपको जानते हैं। हाँ। आपको पढ़ाई में भी अव्वल रहना है, एनएसएस में भी अव्वल रहना है, मतलब दोनों आपको, दोनों पटरी में आपको बैलेंस लेके चलना है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आज के टाइम में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी हैं, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे को क्रिएट करते हैं। अगर आप बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो एक तरह समझिए कि समस्या है। जैसे कि मैं भी देखा था, किताब पढ़ रहा था कि जो पांडव थे तो वो जब जंगल गए तो वो एक बछड़ा गाय थी, वो बछड़े को जन्म दी। तो गाय पूरा बहुत प्यार कर रही है, बछड़े को बहुत प्यार कर रही है, इतना प्यार कर रही है वो कि जीभ से इतना चाट रही है अपने बच्चे को कि लहलुहान कर दिया। तो कृष्ण भगवान से 5 पांडवों ने पूछे कि प्रभु ये इस तरह से क्यों हो रहा है, मतलब कि अपनी माँ जो है, इनकी माँ खुद बच्चे को इतना चाट रही है, इतने प्यार कर रही है कि वो लहलुहान हो गई है। यानी कि हम पेरेंट्स को इतना ज़्यादा हमें प्यार नहीं करना चाहिए कि आप वो आपके प्यार में फंस जाए और देश दुनिया की खुद के साथ नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, तो चूंकि मैं भी एक एनएसएस की वॉलंटियर रह चुकी हूँ, तो मुझे भी याद है कि एक लड़की होने के नाते कभी कभी मुझे भी दिक्कत पड़ जाती थी अपने अभिभावकों को मनाने में कि हाँ, मेरे भी अभिभावक कहते थे कि अगर तुम अभी एनएसएस में जाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं एनएसएस के किसी कार्यक्रम में जाती थी, तो एक बार की बात बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम था तो उस दिन मुझे एनएसएस के एक कार्यक्रम में भी जाना था, और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो फिर मेरे अभिभावक ने कहा कि तुम अभी जाओगी तो पढ़ाई कब करोगी। तो मैंने क्या किया ना कि मैं 4 बजे सुबह उठी और मैंने अपना पढ़ाई भी 2 घंटे में, अपना जो कोटा होता है पढ़ने का, वो मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं एनएसएस के कार्यक्रम में सम्मिलित भी होने गई। तो एक तरह से ये मेरे व्यक्तित्व को निखार रहा है कि आलस, पहला तो बात है आलस से, जो कि आजकल हम सभी युवाओं का एक कॉमन तकलीफ है। एनएसएस में हमारे साथ हमारे शिक्षक जाते हैं, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स जाते हैं, तो एक एनएसएस की सुरक्षा के घेरे में रहकर हम घर से कदम बाहर निकालते, समुदाय से मिलते, स्लम एरिया में जाते, हर तरह के लोगों से मिलते और सीखते हैं, लोगों को जानते कि समाज कैसा है, और इनके साथ हम फिर कदम से कदम बढ़ाकर भी चलते हैं, और फिर आने वाली हर चुनौतियों के लिए डटकर सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। मतलब इसका मतलब यही कि पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, बिल्कुल, आगे बढ़ना भी है, आगे बढ़ाना भी है। जी। और आकाश, जैसे कि दिवाकर जी ने कहा कि
हम टाइम मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप भी अपने कॉलेज लेवल पे अपने सारे कार्यक्रम को संभालते, आप हेड करते, लीड करते कॉलेज को। पढ़ना भी तो इम्पोर्टेंट है अपने हाँ, लिए, क्योंकि सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो फिर अपने लिए क्या होगा, इसलिए हम लोग दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो सुबह का जो टाइम हुआ वो दे दिए मतलब अपना सोशल वर्क को, और जो बचा शाम रात का टाइम, रात में मतलब 12 बजे से 3 बजे तक जो भी है पढ़े आराम से, और उसके बाद अपना वही फिर अपना जो पैटर्न है, जो पैटर्न है उस पे चले, ठीक है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एनएसएस हमें जीने का सही सलीका सिखाती है कि किस तरह से हमें हर काम को समय पर करना चाहिए, समय के पाबंद हमें कैसे रहना चाहिए हम युवाओं को, जो कि आज हम अपने युवाओं में इस चीज़ की कमी हो जा रही है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं, जैसे आपको मैं अपना एक डिटेल बताना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जॉब प्लेसमेंट हो गया, तो उसमें मेरे को इंटरव्यू तो हो जाता है, टेक्निकल राउंड आपको भी पता है, वो मेरे को भी पता है, क्योंकि सेम चीज़ हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। बट वहाँ पे इश्यू क्या होता है, वो मेरे से पूछा कि डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है? तो हम बोले यस सर। तो बोला व्हाट यू हैव डन? तो हम बोले कि सर मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ। तो बोला कि तुम बस एनएसएस वॉलंटियर हो या फील्ड में काम किए हो? तो हम उनको बताएं कि सर हम फील्ड में काम किए हैं। देन वो मेरे से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, कैसे तुम क्राउड मैनेजमेंट करोगे, मान लो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक जस्ट सूडो इंस्टेंस दिया गया कि तुम इसको ये कैसे परफॉर्म करोगे उस चीज़ को। तो वो मैं उनको बताया, तो मेरे से काफ़ी प्रभावित हुए, और वो मेरे को बोले कि आकाश आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। देन हम बोले थैंक यू सर। और फिर बोले कि तुम, हम लोग को क्या होता है ना कि वो लोग बोले मेरे को कि हमको फ्यूचर में यही नीड होता है कि स्टूडेंट है और वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। हम क्योंकि फाइनली हमको बनना है तो जॉब ही करना है, तो वहाँ पे भी तो ये मेरा स्किल्स जो आएगा वो काम ही आएगा। तो इसलिए हम लोग को हम तो, मेरा सुझाव रहेगा कि एनएसएस से सभी को जुड़ना चाहिए जो कि मतलब स्टूडेंट है। एनएसएस हमें सच में बहुत ही मदद करता है, सिर्फ समुदाय के साथ ही काम करने में नहीं, बल्कि जब हम ऑफिस में जाते हैं और फिर वहाँ के वर्क को, जब हमें इतने सारे वर्क्स मिलते हैं और मैनेज करना पड़ता है, तो हम हर एक युवाओं से एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि हम सीख चुके होते हैं पहले से, और हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों से जूझने के कारण हमें वो एक मैनेजमेंट स्किल्स है वो आ जाता है। दिवाकर जी, जैसा कि आप कहे कि एनएसएस से जुड़ने से पहले आप कुछ और थे और एनएसएस से जुड़ने के बाद आप कुछ और हो गए, तो हमारे युवा मित्रों को बताइए कि आप में क्या अनुभव करते हैं, अपने में बदलाव। सबसे पहले बात, जैसे कि भी आकाश जो बता रहे थे, मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क मैनेजमेंट एंड बहुत सारा मैनेजमेंट करना होता है, बहुत सारा लाइफ में आपको बहुत सारा समस्या भी आती है। तो सबसे पहले बात कि आप इसमें टाइम मैनेजमेंट करने का आपको एक अनुभव मिलेगा कि हम चीज़ों को टाइम के साथ कैसे करें, समय पे कैसे करें। आज के जो हम लोग युवा हैं, बहुत अधिकतर लोग हैं क्या करते हैं, टाइम को ही कर देते हैं, चलो आज नहीं कल करेंगे, नहीं करते कल कर देते हैं, हमें टालने की आदत हो जाती है। टालने की आदत होती है और सफलता भी टल जाती है। अगर आप आज अगर ये काम नहीं किए तो वो फिर कल, और फिर सफलता जो आज नहीं फिर आपको कल मिलेगी, फिर वो कल मिलती ही नहीं है, नहीं मिलती है। हमारा वो प्रवृत्ति हो जाता है काम को टालने का। तो मैं खुद का भी अनुभव बताना चाहूँगी कि जब मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे भी मैंने भी कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखी थी, चूँकि रिपोर्ट बनाना होता है और रिपोर्ट सबको हमें सबमिट करना होता है, तो ये सब भी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने वहाँ से ही सीखी, और आज मुझे काफ़ी ये मदद कर रही है। और सही बताऊँ तो आज मैं आपके सामने इस तरह से बातें कर रही हूँ, ये भी उसी का देन है कि मैं एनएसएस में जाकर वहाँ पर मुझे आत्मविश्वास मिला है बोलने का। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एनएसएस हम सभी को एक सलीकेदार इंसान बनाता है, ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री है, उनका जो एक नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी भी परिकल्पना को यह साकार करता है। तो मित्रों, इस बात पर जितना भी चर्चा करें वो काफ़ी कम ही होगा, क्योंकि ये एक बृहद सब्जेक्ट है। तो चूँकि ये समय हमारा हो चुका है, पर चूँकि मैं भी एक एनएसएस की वॉलंटियर रह चुकी हूँ, तो एनएसएस का एक बहुत ही विशेष होता है क्लैप, एनएसएस का क्लैप। तो चलिए हम सभी एक एनएसएस का एक क्लैप कर देते हैं। हम कमांड देंगे, आप लोग फॉलो करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनएसएस क्लैप गोज टू। बहुत ही अच्छा, यानी कि ये एनएसएस क्लैप भी हमें काफ़ी ऊर्जा से हमें भर दिया है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि एनएसएस किस तरह से हम एनएसएस में जुड़ सकते हैं, एनएसएस क्या है और ये किस तरह से हमारे आत्मविश्वास और हमारे राष्ट्र निर्माण में हमें मदद करता है। तो मित्रों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।